नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सतहिंदी का सबसे बेबाक कार्यक्रम सवाल शीतल बेसिंग से। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात कर रहे हैं जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया है। ईरान पर इजराइल का हमला और उसके पीछे अमेरिका का खेल। क्या यह सिर्फ आत्मरक्षा है या एक बड़ी साजिश का हिस्सा है? क्या अमेरिका खुद को साफ दिखाकर पर्दे के पीछे से पूरा खेल खेल रहा है? और इस टकराव से दुनिया कहां जा रही है? और क्या अमेरिका ईरान को इजराइल के हाथों से मात दिलवा रहा है? बड़ा सवाल यह भी है कि क्या अब अमेरिका मिडिल ईस्ट को खंडहर में बदल देगा? इसी मुद्दे पर करेंगे बातचीत और शीतल पी सिंह बताएंगे इस खबर की असली खबर क्या है और वो पूरा मुद्दा समझाएंगे। शीतल सर, जो मैंने 2-3 सवाल भूमिका में उठाए, आप उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मिडिल ईस्ट को एक बहुत बड़े हिस्से को, जो अरब देशों का है और उसमें एशिया भी आ जाता है, थोड़ा यूरोप से टच करता है, लेकिन मूलतः एशिया ही है। इसको काफी हद तक तो उन्होंने खंडहर में बदल दिया है। आप ले लें, और अफ्रीका का भी एक हिस्सा आ जाता है। लीबिया को ले लें, सीरिया को ले लें, इराक को ले लें, ये सब तो उन्होंने लगभग पूरा खंडहर ही कर दिया है। और इसके बाद ये बात अब ईरान पे पहुंच गई है। बाकी जो छोटे छोटे अरब देश हैं, गल्फ खाड़ी के देशों वाले अपने जो हैं, ये सब पहले से ही अमेरिका के यहाँ सरेंडर किए हुए हैं। इनकी तो सुरक्षा का और अन्य, इनके बैंक का, इनके पैसे रुपए का, इनके सोने चांदी का, इनके तेल वेल के व्यापार का, सब चीज पर किसी न किसी रूप से अमेरिका ने अपना दखल कर रखा है। अब समस्या वहां ये हुई है कि धार्मिक आधार पर बनाए हुए इजराइल नाम के राज्य को स्थापित करने को लेके 1948 से जब से ये बात शुरू की है, और ब्रिटिश हुकूमत ने, उनकी सब कॉलोनियां होती थी उस जमाने में, इजराइल को वहां बसा दिया। ये एक धार्मिक आधार पर लिया गया फैसला था। एक हाँ। पुराना धार्मिक विवाद था, उस आधार पर उन लोगों ने ले लिया क्योंकि उनके पास ताकत थी। और उसको स्थापित रखने के लिए पश्चिम ने अब तक वहां दर्जन भर बार से ज्यादा युद्ध हो चुके हैं। अरब विभिन्न अरब देशों से, सबसे पहले सबसे पड़ोसी देशों से, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, ये सब, मिस्र वगैरह, और इजिप्ट जो कहलाता है अंग्रेजी में। और बाकी फिर अब वो आगे फैल के इराक, सीरिया, ईरान, और यहाँ सब जगह भी हो रहा है। और बेसिकली ये है कि वहां की जो मुस्लिम आबादी है, जो ओरिजिनल वहां की रहने वाली थी फिलिस्तीन की, जो फिलिस्तीनी थे, ईसाई भी है वहां, और थोड़े बहुत यहूदी भी थे, लेकिन वो धीरे धीरे आके बसे। लेकिन बाद में उनको द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एकदम एक देश बना के बसा दिया गया। किसानों की जमीनें पहले वो खरीद के थोड़े बहुत थे वहां। उसके बाद से वहां लगातार 1948 में, मैंने एक लिस्ट ली है हमारे, वो लगा देंगे लेकिन मैं पढ़ देता हूं। 1948 में, 1948 से 1967 तक, इसके बाद 1967 में, 1967 से 1970 तक, 1973 में, 1971 से 1982 तक, और 1985-2000 में, 1987, 1993, 2000, 2005, 2006, 2008, 2012, 2014, 2021, 2023, और ईरान वाली जो बात शुरू हो गई है। इतनी लड़ाइयां वहां हो चुकी हैं। इजराइल को अमेरिका ने वहां एक सैनिक, आप कह सकते हैं एक सैनिक छावनी वाला देश बना दिया है, क्योंकि इजराइल यहूदियों का देश है। दुनिया में यहूदी अगर एक कौम के तौर पे देखा जाए तो सबसे धनी और सबसे शिक्षित और सबसे आगे बढ़े हुए लोग हैं। अमेरिका की राजनीति में उनका बहुत दखल है, और इसी वजह से उनके लिए अमेरिका और पश्चिम जो है हरदम खड़ा रहता है। और वो जो जो भी ये कुछ होता है वहां, उसमें अमेरिका प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से होता है। इस मामले में ये झूठ बोला गया, जो वहां के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, वहां के अमेरिका के मार्को रूबियो, उन्होंने तो बयान जारी किया हमले के आसपास ही कि साहब इजराइल हमला करने जा रहा है और हम इसमें शामिल नहीं। लेकिन जो डिटेल्स आए उससे पता लगा कि कतर में अमेरिकन हवाई अड्डे से अमेरिकी तेल भरने वाले जहाज, जो हवा से हवा में तेल भर देते हैं, वो उड़े, उन्होंने तेल खरीदा, इस सब के डिटेल्स आ गए, और उन्होंने हवा में इजरायली विमानों को तेल पहुंचाया। इसके बाद ये हुआ कि जब जवाब में ईरान से ड्रोन चले जो इराक पार करके इजराइल पहुंच रहे थे, तो उनको ब्रिटिश और अमेरिकी जहाजों ने, जो आजकल चूंकि तकनीक का बहुत इस्तेमाल होता है,
सैटेलाइट इंफॉर्मेशन और ऊपर अवाक्स और दूसरे जहाज होते हैं जो बहुत ऊंचाई पे होते हैं, वहां से वो नियंत्रित करते हैं, वो सूचना वगैरह देते हैं। अभी भारत और पाकिस्तान के बीच जो कुछ हुआ उसमें चीन इस तरह की भूमिका में था, खुद नहीं लेकिन हाँ उसके यंत्र तंत्र कर रहे थे। तो इन सब चीजों का बड़ा रोल है, क्योंकि तकनीक बहुत आगे बढ़ गई। अब लड़ाई उतनी आसान नहीं है किसी के लिए भी। तो उसमें जो ड्रोन इनके हैं उनको मार गिराने के लिए ये सूचनाएं आ गई, ये भी मतलब विदेशी एजेंसियों से सब जगह से आ गई कि ब्रिटिश और अमेरिकन जो सूचना प्रौद्योगिकी के उनके लड़ाकू जहाज हैं ऊपर रहने वाले, वो इजरायली जहाजों की मदद कर रहे हैं। और फिर अब ट्रंप का बयान भी आ गया। ट्रंप साहब का, राष्ट्रपति ट्रंप आप जानते हैं, वो बयान बहुत महत्वपूर्ण है। उस बयान को हिंदी तर्जुमा आपने किया, जरा पढ़ के सुनाए हमारे अंकुर जी। वो ट्रंप साहब का पहले बयान पढ़ के सुनाए, फिर मैं उस पर बात करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उनको बयान पढ़ देता हूं। उन्होंने कहा है हाँ। कि मैंने ईरान को बार बार मौका दिया कि वो हमारे साथ समझौता करे। मैंने उन्हें साफ साफ और सख्त शब्दों में कहा कि बस कर लो, लेकिन चाहे उन्होंने जितनी भी कोशिश की वो कर नहीं पाए। मैंने उन्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर उन्होंने समझौता नहीं किया तो अंजाम बहुत बुरा होगा, जितना उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। अमेरिका के पास दुनिया का सबसे ताकतवर और घातक हथियार है, और इजराइल के पास भी ऐसे ही हथियार हैं, और वो उन्हें इस्तेमाल करना जानते हैं। ईरान के कुछ कट्टरपंथी नेता बहादुरी की बातें करते थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। अब वो सब मारे जा चुके हैं और हालात और भी बिगड़ेंगे। पहले ही बहुत तबाही हो चुकी है, लेकिन अभी भी वक्त है कि इस खूनी खेल को रोका जा सके। अगर ईरान ने अब भी समझौता नहीं किया तो कुछ भी नहीं बचेगा। वो ईरानी साम्राज्य भी नहीं जिसका कभी नाम हुआ करता था। और उन्होंने लास्ट में कहा है कि अब और तबाही नहीं चाहिए, बस समझौता कर लो इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ये ट्रंप ने कहा है। देखिए, ये 2-3 सालों से, बल्कि 4 साल से ये बात आ रही थी, जब से ईरान के परमाणु जो उनका अनुसंधान कार्यक्रम चल रहा था, उसकी जांच के लिए जब अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी बैठी। आप जानते हैं ये जो परमाणु अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है, इस पर पश्चिमी देशों का कब्जा है और उन्हीं देशों की उसमें सब कुछ चलता है। हमारे यहाँ की अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं ज्यादातर दुनिया की जो है वो पश्चिम ने ही शुरू की, पश्चिम का ही कब्जा है। बीच बीच में पश्चिम ही उनको छोड़ भी देता है। कई बार अमेरिका ने बहुत सारी संस्थाओं से, यूनाइटेड नेशन समेत, अपने को विड्रा करने और ये करने वो करने की बात की। लेकिन इन सब संस्थाओं का उपयोग जो है, हमेशा हम पाते हैं कि जो एडवर्सरीज हैं उनके मामलों में होता है। ईरान के मामले में ये होता है, इजराइल के मामले में नहीं होता। परमाणु हथियार इजराइल के पास पहले से, सारी दुनिया जानती है, लेकिन उसकी कोई जांच कहीं किसी ने नहीं की, ना वो जांच के लिए तैयार होंगे। वो यूनाइटेड नेशंस के किसी प्रस्ताव के लिए तैयार नहीं होते, वो अंतरराष्ट्रीय कोर्ट के लिए तैयार नहीं होते। इजराइल सारी अभी अभी हाल में सीज फायर के लिए प्रस्ताव किया यूनाइटेड नेशंस ने, भारत उसमें एब्स्टेंड कर गया, लेकिन दुनिया के प्रचंड बहुमत ने सीज फायर के लिए आदेश दिया है। इजराइल कहां मान रहा है? इजराइल ने पूरा तहस नहस कर दिया गजा को। तो इजराइल जो भी करता है उसको अमेरिका से ताकत प्राप्त है और पश्चिम की भी ताकत प्राप्त है। पश्चिम के देशों का चूंकि अमेरिका के साथ उन्नति है और वो कभी कभी बीच में कुछ बातें बोल देते हैं, चूंकि उनकी जनता का दबाव रहता है, लोकतांत्रिक देश है, वहां बहस होती है, समाज में बहस चल रही है गजा के सवाल पर। वहां की बहुत, इन सभी देशों में पश्चिम में जनता बटी हुई है और बहुमत लोग इसके खिलाफ है। अमेरिका तक में इस पर बड़ी नाराजगी है। लेकिन इस सब के बावजूद जो एडमिनिस्ट्रेशंस हैं पश्चिम के और अमेरिका के, वो इजराइल के साथ खुल के हैं। वो उन्हें हथियार, सूचना, जासूसी और इन सब चीजों में खुली मदद कर रहे हैं। अब समस्या यह है कि जो सैनिक श्रेष्ठता का सवाल है, ईरान भी न्यूक्लियर बम बनाने में लगा हुआ था, ऐसा ही है। और इजराइल और अमेरिका नहीं चाहते कि वो बम बनाए। अमेरिका अभी काफी दिनों से ईरान से इस बारे में बात कर रहा था, लेकिन वो बात कहीं सुलझी नहीं। जैसा इस ट्रंप के बयान में आता है कि उसमें कुछ लोग बात करने में जोशीली बात कर रहे होंगे, खुददार लोग करते हैं, लेकिन तैयारी उतनी नहीं है या सामर्थ्य उतनी नहीं है। दूसरे जो अरब देश हैं, ये अपने सेक्टेरियन आधार पर बटे हुए हैं, शिया सुन्नी के आधार पर। मूल बंटवारा तो यही है। तो कभी कभी अमेरिका शिया के पक्ष में नजर आता है, जैसे इराक में सद्दाम हुसैन को हटाना था
तो लग रहा था शिया आबादी के पक्ष में है, और जब वो पहुंचा सीरिया तो वहां सुन्नी आबादी के पक्ष में हो गया, वहां आईसिस तक से उसने समर्थन ले लिया। तो ये सब पश्चिम कई बार कई तरह की करवटें बदलते हैं अपने अपने हितों के लिए। एक्चुअली वो उनके लिए अपने हित श्रेष्ठ है। वो हित क्या है? वो व्यापारिक हित है, और उनको सामरिक श्रेष्ठता से, यानी जो हथियारों की सुपीरियरिटी उनके पास है, उसके जरिए वो कंट्रोल करते हैं दुनिया में। और इसमें बहुत बार वो अपने ही बनाए नियम कायदों को तोड़ते हैं। यहां भी यही हो रहा है। लेकिन अब इस मामले में जब इजराइल ने हमला किया है ईरान पर, पश्चिम के बहुत सारे देश बोल नहीं रहे हैं, लेकिन वो परोक्ष रूप से उनकी सरकारें साथ में होती हैं। और अमेरिका के साथ न भी हो तो सिर्फ अमेरिका ही अगर इजराइल के साथ है तो इतना काफी होता है। सबसे बुरा तो ये होता है कि खाड़ी के जो बहुत सारे देश हैं, जो इस्लाम को मानने वाले हैं लेकिन सेक्टेरियन हैं, बटे हुए हैं आपस में, इन सब में भी कोई एक राय नहीं होती, और इनमें दम भी नहीं। इनमें से ज्यादातर इन सबके हवाई अड्डे और इनको सैनिक साजो सामान सब अमेरिका का दिया हुआ है। इनके सारे बैंकिंग प्रोविजंस जो है वो अमेरिका के साथ नत्थी हैं, और इनमें कई जगह जो है तानाशाहियां हैं, बादशाहत जैसी है और दूसरी तरह की चीजें हैं। तो उन सब की वजह से वो उनमें उस तरह वो सोचते हैं कि अगर उन्होंने इधर उधर कुछ किया तो उनके यहाँ लोकतंत्र भी आ सकता है, जनता पलट सकती है चीजों को। इन सब चीजों से वो डरते हैं, और इससे डर के वो अमेरिका के ही हाथ में रहे हुए मिलते हैं। जैसा हम देखते हैं, हम ये भी देखते हैं कि हमास के तमाम नेता कतर वगैरह में शरण पाते थे, पैसा भी पाते थे, सहयोग पाते थे, फिलिस्तीनी आंदोलन को प्रत्यक्ष परोक्ष कुछ समर्थन रहता है। लेकिन जब सैनिक कार्रवाइयों की बात आती है, और बहुत सारे इस जो गुप्तचरी होती है आज के दुनिया में, जैसे तकनीकी श्रेष्ठता बहुत महत्वपूर्ण है, वैसे गुप्तचरी भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस मामले में ईरान में जो हमले हुए हैं, इसमें आप देखिए कि वहां जो मोसाद नाम की जासूसी संस्था है, ये माना जा रहा है कि उसने बिल्कुल सटीक जानकारियां दे दी थी कि वो उनके वायुसेना के लीडर कहाँ सो रहे हैं, उनके सेना प्रमुख कहाँ सो रहे हैं, वो जो 2 साइंटिस्ट मारे गए हैं जो आणविक उन परमाणु योजना में थे, वो कहाँ सो रहे हैं। उनके फ्लैट्स में ही जाके बम गिरे, और ये बम इसके पहले ईरान में ही कहीं उतार दिए गए थे। ये बिल्कुल उसी तरह से हमला हुआ है जैसे रूस में भी उनके अड्डों पर यूक्रेन ने हमला किया है, और उसके लिए 1 साल से काम कर रहा था। उनके ट्रकों में भर के वो ड्रोन गए थे। ऐसे ही ये ड्रोन भी पहले ही ईरान में इम्प्लांट कर दिए गए थे, और बाद में अंतरराष्ट्रीय कंट्रोल के जरिए इनको उन सटीक निशानों पर इस्तेमाल किया गया। अब ये डिटेल्स आ रहे हैं, उसमें आया हुआ है। तो ये जो परिस्थिति है, इसमें अब ईरान के लिए खंडहर होने की बारी लगती है, क्योंकि ईरान के लिए अब स्वाभिमान की बात है कि कोशिश करेगा जवाब देने की, लेकिन जैसी डिटेल्स आ रही हैं उसके अनुसार उसके इजराइल ने सबसे पहले उसके रडार, वायुसैनिक अड्डों और इन सबको ध्वस्त किया, तब हमला किया। हमारी तरह वाला नहीं हमला था ये कि हमने ये कह के कहा कि हम डीएस्केलेटरी कर रहे हैं। नहीं, ईरान ने पहले बाकायदा उनके सब उन साधनों को नष्ट किया जिससे वो बचाव करने की कोशिश कर सकते थे। उनके रडार सब तोड़ डाले, उनके वायुसैनिक अड्डे तोड़ डाले, तब उन्होंने परमाणु ठिकाने पर हमले किए जहां रिसर्च वगैरह चल रही थी, उन जगहों पर हमले किए जहां गोला बारूद उनका रहता है, और उन अधिकारियों को सीधे उनके कमरों, आप कह सकते हैं कमरों में घुस के मारा ड्रोन से। इतनी सटीक उनके पास इंफॉर्मेशन थी कि कौन कहाँ है। पूरी बिल्डिंग खड़ी रह गई, वो उसी फ्लैट में बम जाके दगा जिस बम में कोई अधिकारी उसमें से था। तो ये सैनिक और अन्य श्रेष्ठताएं हैं अभी पश्चिम के पास अमेरिका के नेतृत्व में, और इजराइल इस मामले में बहुत उन्नत देश है। एक कौम के तौर पर यहूदी बहुत उन्नत कौम है, आर्थिक और अन्य रूप से, और इसी का लाभ लेते हुए वो एक लंबे समय से इस पूरे अरब क्षेत्र में और खाड़ी के देशों में उथल पुथल मचाए हुए हैं। अनेक लोगों को मार चुके हैं, अनेक युद्ध छेड़ के उनको जमीनें कब्जा कर चुके हैं और लगातार आगे बढ़ते चले गए हैं। अनेक उन्होंने ऐसी कॉलोनियां बसा दी हैं जो फिलिस्तीनियों की जमीन पे थी। तो कुल मिला जुला के हम एक नई परिस्थिति का सामना 2025 में कर रहे हैं, जिसमें बड़े युद्ध के खतरे भी हैं, लेकिन अभी चीन और रूस की ओर से कोई हस्तक्षेपकारी बयान नहीं आया है। चीन तो जनरली नहीं देता इस तरह का कोई बयान, और वो उस तरह से शामिल भी नहीं होता अभी उसके दूसरे लॉन्ग टर्म में। लेकिन रूस और ईरान के ऐसे रिश्ते हैं, लेकिन अब पता नहीं
इसमें अभी रूस खुद ही युद्ध में है, वो इनकी क्या कितनी मदद कर सकता है कोई नहीं जानता। तो कुल मिला जुला के, और इनके अपने जो देश हैं आस पड़ोस के, जैसे तुर्की है और सऊदी अरब है, वो भी चाहते हैं कि ईरान में ये जो शासन है ये सत्ता बदल जाए। तो ऐसा हो सकता है कि आने वाले दिनों में अगर ये लड़ाई लंबी खिंचती है तो ये सत्ता बदल तक जा सकती है, और इसकी कीमत ईरान को अपनी नागरिक आबादी के नुकसान से और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के नुकसान से चुकानी पड़ सकती है, जो खंडहरों में बदल सकते हैं। बिल्कुल, आपने जो बताया उससे साफ साफ दिख रहा है कि इजराइल के हमले से ईरान पर अमेरिका का लगातार तो फायदा हो रहा है। और लेकिन आखिरी सवाल, और मैं चाहता हूं कि इसका आप छोटा सा जवाब दें क्योंकि समय हो चुका है। जी। इजराइल ने ईरान पर हमला किया, तेल की कीमतों में उछाल आ रहा है, शेयर मार्केट हमारा का, इंडिया का भी गिर रहा है। भारत का कितना नुकसान हो सकता है इजराइल के ईरान पर हमले से, और अगर ईरान खंडहर में बदल जाता है तो? देखिए, भारत को ईरान से, रूस से सस्ता तेल मिल जाता है लॉन्ग टर्म पर, लेकिन ईरान से तेल पर तो काफी दिनों से प्रतिबंध बार बार लगा के रोका गया है। रूस से अभी हमें मिल रहा था, लेकिन इसके अलावा हमारे जी। व्यापारिक रिश्ते हैं ईरान से, बहुत सारा एक्सपोर्ट वगैरह हमारा होता था, जो अमेरिका से रिश्ता बनाने के चक्कर में हमने बहुत बार उससे वैसिलेट किया हुआ है। तो इससे जो नुकसान होगा वो जनरल वाला तो होगा, और कुछ स्पेसिफिक भी होगा, लेकिन जनरल वाला होगा। जैसे दुनिया भर के बाजार में तेल के दाम बढ़ेंगे और अन्य आर्थिक अस्थिरता आएगी, और उस पूरे एरिया में हमारा सबसे बड़ा नुकसान ये हो गया कि यूरोप जाने का हमारा रास्ता ही बंद हो गया है। हमारे तमाम जहाज आज लौट आए हैं वापस, या खाड़ी के देशों में उतार दिए गए हैं, कुछ बहुत दूर से घूम के किसी तरह यूरोप पहुंचे हैं। तो पाकिस्तान का रास्ता हमारे लिए बंद है। अब ये ईरान की वजह से और बड़ा लंबा रास्ता, गलियारा, हमारे लिए हवाई गलियारा बंद हो गया है। तो हम यूरोप, हमारा आना जाना जो है बहुत महंगा हो जाएगा, या असंभव सा इस समय हो जाएगा। ये कठिनाई आ रही है। एक तात्कालिक कठिनाई ये है, व्यापारिक कठिनाइयां तो आएंगी ही आएंगी। बिल्कुल। तो यहीं पे अब शो को खत्म करेंगे। जैसा कि बातचीत हुई उससे साफ साफ, जैसा कि मैंने कहा और सर ने कहा, कि अमेरिका कैसे इजराइल को इस्तेमाल करके ईरान पर हमले करवा रहा है और उसका कितना कितना फायदा हो रहा है। और अंत में जो बात और जो सवाल था कि भारत का कितना नुकसान हो सकता है, कितना असर भारत पे पड़ सकता है, वो भी शीतल जी ने बताया। अब युद्ध कितना आगे बढ़ता है, कितना आगे नहीं बढ़ता है, ईरान कितना तगड़ा अटैक करता है, वो भी बताएगा कि दुनिया की अर्थव्यवस्था में कितनी वो हलचल होने वाली है, वो देखा जाएगा। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.